Morning, class 10th. You are studying about the globalization. The topic is post-war settlement and Bretton Woods Institution. ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में न्यू हैम्पशायर में अमेरिका में दो चीज़ें स्थापित करी गई थी, दो चीज़ें इस्टेब्लिश करी गई थी। उनके नाम थे, फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक एंड फर्स्ट इज आईएमएफ एंड सेकेंड इज वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसके बाद कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ये जो है ये दोनों ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानी जाती हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्विन सिस्टर ऑफ द ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स की दो जुड़वा बहनों के नाम बताइए, और वो दो जुड़वा बहनें यही हैं। उनके नाम है, क्या बोलते हैं कि आपका आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। हम बात कर रहे थे पोस्ट वार सेटलमेंट की। एक बहुत बड़ी चीज एक्सपर्ट ने बताई है, उसने कह रहा है कि इफ यू वांट टू इंश्योर मास कंजम्पशन, दिस इज इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। ये कह रहे हैं कि अगर मास कंजम्पशन को इंश्योर करना है तो आपको स्टेबल करनी पड़ेगी, हाई एंड स्टेबल इनकम इंश्योर करनी पड़ेगी। अगर किसी देश के नागरिकों की इनकम, जो कहना चाहिए कि अगर नो स्टेबल इनकम है तो एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल होगा, या एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल होगा तो वहाँ की इनकम भी स्टेबल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि रोजगार स्थायी नहीं है तो इनकम भी स्थायी नहीं हो सकती। और अगर किसी देश में डेवलप्ड चाहिए तो उसके नागरिकों की, उनकी पर कैपिटा को स्टेबल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड इफ वी मेंटेन सिचुएशन। अगर मेंटेन पूरी सिचुएशन करना है और रोजगार परक एजुकेशन के साथ हमें एम्प्लॉयमेंट को जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सब को बदलना होगा। और ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली अब मास कंजम्पशन की जगह पे कह रहे हैं कि अगर इनकम को स्थायी करना है तो क्या करें। कह दिया कि इन सब तीन चीजों पर कंट्रोल हमारी सरकार का होना चाहिए। वो तीन चीजें कौन है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ द मूवमेंट, जस्ट लाइक यू नो दैट अबाउट द गुड्स, लेबर एंड कैपिटल। सारा का सारा एक्सपोर्ट, यानी जितना गुड्स एक्सपोर्ट होता है सबका नियंत्रण गवर्नमेंट का होना चाहिए। और दूसरे स्तर पे आपको बता दिया गया है कि क्या होना चाहिए। लेबर माइग्रेशन जो भी करती है, जो भी लेबर जो है जाती है यहाँ से आती है, उसका नियंत्रण भी सरकार का होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, तो हम इनकम को स्टेबल कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपने देखा होगा, ये बात समझ में आ गई होगी कि इनकम अनस्टेबल का मतलब है कि वहां पर लोगों का कहना चाहिए कि पूरी तरीके से रोजगार अच्छे से ना होना, ये भी एक कारण बनता है। इसके साथ टू मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इमर्ज पोस्ट वार स्टेरियो, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कॉमर्स देयर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन 1947, है ना। और इंस्टीट्यूशन इमर्ज हो गई 1947 में, ये वर्किंग में आ गई। ओवरऑल 1944 में हमारी मीटिंग हुई थी ब्रिटेन वुड्स में, और 1947 में ये जो है उसमें आ गई, किसमें, वर्किंग में आ गई। इसके साथ साथ यूएस इफेक्टिव राइट टू वोट ऑफ द की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट। यहाँ पर यूएस का एक बड़ा रोल है। उसका कारण है कि यूएसए जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, और इसीलिए तो उन्होंने कहा था इस बार कि हम वर्ल्ड उसमें WHO और IMF में हम नहीं दे रहे पैसा ऐसा। इस बार बोला है उन्होंने, तो कह दिया ब्रिटेन ने कहा हम देंगे। लेकिन इसके पहले अभी भी कुछ ऐसी कोई कंफर्मेशन की खबर नहीं थी। लेकिन ओवरऑल एट द टाइम ऑफ ब्रिटेन वुड्स मीटिंग और मैनी ऑफ द ईयर्स, अमेरिका हैविंग अ लीड रोल ऑफ इन, कहना चाहिए अमेरिका हैविंग अ लीड रोल फॉर कंट्रीब्यूशन इन IMF, इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दुनिया का हर देश कंट्रीब्यूट करता है, कुछ पैसे देता है, उसका जो शेयर होता है। और जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी एक फाइनेंशियल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये जो है किसी भी ट्रेजडी पे लोगों को, किसी देश को, सरकार को पैसा मुहैया कराती है। तो डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं IMF का इसमें रोल, मैं जितना पढ़ाता हूँ उतनी दे देता हूँ, समझ में आ गई। पूरा पास बुक है ऑलरेडी, मैंने आपको एक पेज 2 पेज भेज चुके हैं इसके, हम नहीं एक भेजा है, आज सेकेंड भी डाल दिया जाएगा। शॉर्ट में लिखना है इसको क्योंकि बोर्ड में नहीं है ये लेसन, लेकिन ओवरऑल पूरी ज्ञान होना चाहिए, है ना, नॉलेज होनी चाहिए।
The dollar established in cross gold fixed price बिलियन 5 ऑन्स पर गोल्ड, और जो है 5.35 पर आउंस का एक सोने का माना गया, $1 को माना गया 35 ऑन्स। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने आप को स्टेबल उस समय भी कर लिया, और आज अमेरिका पूरी तरीके से स्टेबल ही है। दूसरी बात हम बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली 8%। 1950 और 1970 के बीच में देखिए 1950 और 1970 के बीच में जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड था वो बढ़कर वो कह रहा है कि एनुअली 8% बढ़ गया, 8% बढ़ा, और इनकम 5% बढ़ी। आप ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ट्रेड बढ़ गया कितना परसेंट, 8%, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। किसी के दिमाग में कोई बात आ रही हो तो हम इससे पहले बोले ही देते हैं कि सारा का सारा काम आज डेवलप्ड पे हो रहा है, मशीनरी पे हो रहा है, इंडस्ट्रिया डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन रोजगार नहीं है। जब भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो उसने कह दिया लेबर इंटेंसिव काम था, उसने कह दिया मशीन लगा लो, तो रोजगार तो चलेगा ना। मशीन मैं लाया मेरी अपनी कंपनी में, मशीन मैं लाया हूँ ना, मशीन से एक आदमी से काम करा लेंगे, 20 लेबर को उठाकर निकाल देंगे, तो रोजगार तो घट जाएंगे इससे। यही तो चल रहा है। कहते हैं हमारा देश विकास की तरफ है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, यूथ बेकार हो जाएगा, कल आने वाला समय फिर से वही नौबत हो जाएगी जो पहले थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। इंडस्ट्रियल कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, अपना में तो इंडस्ट्रियल कंट्री 5% से भी अधिक वो कम, एवरेज लेस देन 5%, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5 से भी नीचे है। माय डियर स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ब्रिटेन वुड्स में IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे, और इनको ब्रिटेन वुड्स की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ब्रिटेन वुड्स के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था, है ना, ये अमेरिका के। दूसरी चीज, डेवलपिंग कंट्रीज वर इन्वेस्टिंग वास्ट कॉन्टिनेंट कैपिटल इंपोर्टिंग इंडस्ट्री इक्विपमेंट रिक्वायरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और डेवलपिंग देश को भी चाहिए, विकासशील देश को भी डेवलप्ड के सहारे, डेवलप्ड के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ठीक है, ये टॉपिक निपटा। अगला है डी कोलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। देखो डी कोलोनियलिज्म क्या होता है, डी कोलोनाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन देखिए, एंड इंडिपेंडेंस, लिसन बेटा, अब हम बात कर रहे हैं डी कोलोनाइजेशन की। अभी तक हम कोलोनियलिज्म की बात करते रहे। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेश, यानी कि कोई दूसरा देश का कंपनी किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार करता है, अपने व्यापार शुरू करता है, ट्रेड शुरू करता है, उसी को तो कहते हैं कोलोनाइजेशन। बट वी आर टेलिंग अबाउट द डी कोलोनाइजेशन, मतलब अब उपनिवेशवाद का खात्मा हो रहा था और हम बढ़ रहे थे इंडिपेंडेंस की तरफ। हम बढ़ रहे थे या दुनिया के बहुत देश इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए Initial year, IMF and World Bank were constituted to meet the financial requirement of the industrial country. दुनिया में औद्योगिक देशों की पैसे की पूर्ति के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर ली गई। दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इंडस्ट्रियल देशों को, उसकी पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी। आज भी आप जानते हैं NHAI बनता है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या दुनिया में कोई ऐसे काम होते हैं तो वर्ल्ड बैंक उनको सहारा देती है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा बाद में लौटा देना, या हमने मान लो कोई चीज़, हमने कोई इंडस्ट्री बनाई तो इंडस्ट्री का हमारा उतना शेयर रहेगा, हमारा पैसा फट जाएगा तो आप अपना फ्री हो जाओगे। जस्ट लाइक NHAI में भी वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा है। उन्होंने कहा हमारा इतना दिन हम टैक्स लेंगे, जितने भी टूल टैक्सेस बनते हैं हम लेंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा। तो एक तरीका है वर्ल्ड बैंक लोगों को क्या, देशों को मनी प्रोवाइड कराती है बिहाफ ऑफ द क्रेडिट, कि आप दे पाओगे, वापस करते हो कि लेके और
चल दिए, क्या तो है नहीं, है ना, तो है नहीं कोई बात नहीं, हमने जिस चीज में इन्वेस्ट किया है हम उसका यूटिलाइज कर लेंगे, हम उससे टैक्सेस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत अच्छे एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन है पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है। IMF ऑल्सो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। Europe, Japan rapidly rebuilt economy. They demand of the IMF. They dependent on IMF और World Bank. यूरोप और जापान ने बहुत बड़े स्तर पर इसका यूटिलाइज किया। हमारा नाम नहीं है कहीं, भारत का नाम आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करना है बाद में जब सब कोई सड़कें बना लेगा, जब सब पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तब हम कहेंगे हम सड़कें बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता सही नहीं है। सोए पहले। तो सबसे ज्यादा यूरोप और जापान ने इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। अगर बात करें किसने, यूरोप ने और जापान ने, हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रयोग किया, सबसे ज्यादा रिबिल्ड किया अपने आप को, क्योंकि उसका कारण भी है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वार का इफेक्ट यूरोपीय कॉन्टिनेंट के उन देशों में पड़ा था जहां पर वर्ल्ड वार हुआ था। इसीलिए these newly independent nation Asia and Africa, which were colonies and less developed region the world over, fought the best in empire। और एशिया अफ्रीका तो वैसे ही यूरोपियन एम्पायर के अधीन कॉलोनियलिज्म थे, कॉलोनियल थे, तो इनकी विकास की जो गति थी, वो जो स्पीड थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। Cooperation of other powerful country, US also often manage ensure right and exploit developing countries nature resource very cheaply। और इसके बाद कॉपरेशन तो छोड़ो, यूएस जैसा पावरफुल देश या कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्री कहना चाहिए कि मैनेज द सिक्योर राइट टू एक्सप्लॉइट, राइट टू एक्सप्लॉइट भी कर देते थे, अधिकारों का हनन भी कर देते थे, और डेवलपिंग देशों के साथ नेचर रिसोर्स को बहुत चीपली इस यूज भी कर लेते हैं। वेरी चीपली दे यूज द नेचर रिसोर्स ऑफ द डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड एंड राइट टू एक्सप्लॉइट ऑल्सो। कुछ नहीं अधिकार होते हैं। चलो, decade 1950s 1960s fast growth of the western economies, most of the doubling benefit। इसके बाद 1950 और 60 के बीच। अब हम बात थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, थोड़ा कान और ध्यान लगा लो बच्चों। 1950s और 1960s के बीच देखो क्या क्या होता है। जब अभी हमने बोला कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को विदाउट या चीपली रिसोर्सेज को गेन कर लेती है, रिसोर्सेज को उड़ा देती है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर लेती है, तो कैसे अब हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसे सुधारने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप ऑफ G77। और G77 बना माय डियर स्टूडेंट्स, G77 दिस इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन ऑफ द 77। यह है 77 देशों का, 77 डेवलपिंग देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक डिमांड करेगा NIEO की, इंटरनेशनल ना इकोनॉमिक ऑर्डर जो बनाएगा आपका NIEO। दिस इज इंटरनेशनल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर। तो इन्होंने जब मांग करी कि हम भैया डेवलपिंग देश हैं और हमें ये सब नहीं पसंद है, आप ये क्या करते हो, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, और डेवलपिंग नेशन ने क्या किया कि 177 देशों के एक ग्रुप बना लिया, और अब NIEO की मांग करी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके आने से अब कोई डेवलप्ड देश किसी डेवलपिंग देश के रिसोर्सेज चीपली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ऐसा सिस्टम चला। अब जो NIEO के आने से जो सिस्टम वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स। और अब इम्प्लीमेंट ऑफ द कहना चाहिए कि अरे NIEO, सो अब रियल कंट्रोल ऑफ द कंट्री, अब हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेस पर हमारा रियल कंट्रोल आया। ऐसी थी दुनिया, ऐसे थे लोग कि दूसरे देश के रिसोर्सेज भी ले लेते थे, तो NIEO की मांग ना करता G77, तो हम तो चुपचाप खड़े रहते थे, कोई मतलब नहीं है। लास्ट है एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इस बात करते हैं कि वहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की हम थोड़ी सी बात करेंगे। अमेरिका ने चाहा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो जाए, मतलब हमारे जो डॉलर का कीमत है वो फिक्स हो जाए, और
हम सबसे ऊपर रहे पूरे संसार पे। लेकिन वहां पर ब्रिटेन वुड्स में कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सब देशों ने थोड़ा बोला और कह दिया कि कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। कोलैप्स का मतलब होता है खत्म कर दिया फिक्स एक्सचेंज रेट, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फ्लोटिंग का मतलब होता है उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना। आज ऐसी स्थिति है कि वो ज्यादा ऊपर हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जब हम शुरुआत से चले थे तो यही सोचकर चले थे कि जो भी रेट होगा वो फ्लोटिंग होगा, सब देशों की इकोनॉमी बढ़ेगी, सब देशों के रुपये की कीमत बढ़ेगी, ऐसा मान के लोग चले थे। इसके साथ ही इनिशियल फेसेस देयर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन, डेवलपमेंट असिस्टेंट, डेवलपिंग नेशन, लिबरल एटीट्यूड, बट आफ्टर 1917 इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आप लोन जो है प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए। ठीक है, लोन प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और डेवलपिंग देशों को इससे फायदा होना शुरू हो गया। हु इज दिस? स्टॉप द कैमरा। सुनाई दे रहा हो तो अगर, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है कोई है? Now they were forced to borrow from the Western Commerce Bank on private leading institution। अब हम बात करेंगे कि स्पेशली लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और उस वक्त लैटिन अमेरिका और अफ्रीका थोड़ी गरीब थे। इसके बाद 1970 में एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोडक्शन ऑपरेशन में लोबेज एशियन कंट्रीज के साथ उन्होंने काम किया, और एमएनसी जो है बहुत लीड रोल में आई। इसी तरीके से ये एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स हो गया, ये लेसन भी फिनिश हो गया। इसका हम 1 बाय 1 2-3 पेज है, इसका हम शॉर्ट में भेज देंगे, तो आप लोग नोट कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।